अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनमोल हक। आप सब जानते हैं कि अक्टूबर के मंथ को स्पेसिफिकली हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से मनाते हैं। इसमें मसाइल क्या दरपेश आते हैं, इसको ट्रीट आउट कैसे किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर कितने % ख़वातीन जो हैं इससे अफेक्ट होती हैं, सर्वाइवल रेट क्या है, फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस अहम पॉडकास्ट में। हमारे पास हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हसन परवेज़, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट सर्विंग इन द फील्ड फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैंसर मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी सराउंडिंग में अब फैल चुकी है जैसे कि हवा फैल गई है। एक वो वक्त जब हम लोग कैंसर के सी से भी नहीं पता था कि कैंसर होता क्या है, और अब इसकी इतनी फर्दर टाइप्स, इतनी फर्दर स्टेजेस, इसको अब हमें लेकर चलना मुश्किल होता जा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, एक आम आदमी जो आपके पास आता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल एक उस तरह से तालीम याफ्ता भी नहीं है, आप उसको कैंसर के बारे में क्या बताते हैं कि व्हाट द कैंसर इज? जी, हम पहले उनसे चेक करके बातचीत करके अंदाज़ा लगाते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। लेकिन बेसिक बात ये है, अगर उनकी गर्दन में, बगल में, जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई गिल्टियाँ हैं और जो बढ़ रही हैं, और साथ उनको कमज़ोरी हो रही है, बुखार आ रहा है, या फिर जैसे ज़बान पे या किसी जगह कोई ज़ख़म है, अल्सर है जो कि गहरा होता जा रहा है, भर नहीं रहा, तो फिर हम उनको कहते हैं कि इसको चेक करें, हो सकता है कि ये कैंसर हो। ज़्यादातर लोग उसको रसोली समझते हैं जो गाँव से या अपने इलाके से आते हैं, तो उसको रसोली के नाम से उसको जी। कह देते हैं, और फिर जो है वो उसको ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है, और रसोली उसको आगे फर्दर ट्रीट आउट भी नहीं करते हैं। ये केसेस हैं पाकिस्तान में अभी भी स्टिल? ये बहुत कॉमन सा सिनेरियो है। लोग इसको पहले अपने करीबी हकीम या करीबी गाँव में जो भी डॉक्टर हो या जो कह लें आपको एक्स हैं, उनको दिखाते हैं। कई लोग उसको टीबी की दवाइयाँ पहले दे देते हैं कि हो सकता है ये टीबी हो, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जब तबीयत ख़राब होती है या और बीमारी एक और फैक्टर कि वो आमिलों के पास भी चले जाते हाँ हैं जी, कि हमारे ऊपर जो है वो कुछ सुपरस्टिशियस समथिंग चल रहा है, तो ये उसी का असर है। आपने सही कहा। वो अगेन उनकी अपनी मेंटल आईक्यू और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो चीज़ को समझते हैं और फिर लोकल लोगों से मशवरा करके चलते हैं। लेकिन बेसिक तब पता चलता है जब बायोप्सी हो, जब उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि आया इसके अंदर कोई कैंसर सेल्स हैं या नहीं। जब उस प्रोसीजर से गुजरता है मरीज, तब पता चलता है कैंसर है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है कि फैला हुआ कितना है। उसके लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, या एक नया जो टेस्ट है उसे पेट स्कैन कहते हैं, पीईटी। उससे पिक्चर खींच के बॉडी के पता चल जाता है जिस्म के किन किन आज़ा में वो गया हुआ है। इसको स्टेजिंग वर्कअप बोलते हैं। पहले डायग्नोसिस, तशखीस होती है बायोप्सी से, फिर सीटी स्कैन, एमआरआई करके, पेट स्कैन करके पता चलता है फैलाव कितना है, ये बी स्टेज है। फिर सी आता है मरहला ट्रीटमेंट का, इलाज का, कि ये जब हमें पता चल जाए बीमारी क्या है, फैली कितनी है, फिर ही हम सोच सकते हैं कि हमने आगे क्या करना है। आया ऑपरेशन करना है या दवाइयाँ देनी है या शवाएं लगानी है। ये बेसिक जो है ना पाथवे है तशखीस। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अगर हम स्पेसिफिकली आते हैं तो इसकी अपीयरेंस भी बाकी कैंसर्स की तरह होती है या कुछ अलग होती है? जी, जो मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो गिल्टी की फॉर्म में ही आते हैं, लेकिन अब ये काफ़ी एग्रेसिव फॉर्म में भी आते हैं कि वो स्किन के ऊपर एक खुरदरा सा धब्बा होता है हल्का सा, उसको इन्फ्लेमेटरी, जी, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, सोजिश वाला, इन्फ्लेमेशन वाला। वो स्किन ऊपर से हल्की सी रफ होती है, जैसे ऑरेंज, जैसे कीनों का छिलका है, और वो बेसिकली ऊपर से ऐसा ही लगता है, फिर वार्म होता है, रेड हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जख्म बन जाता है निपल के इर्द गिर्द, या डिम्पल पड़ जाता है, गड़ा बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये अंदर कोई बीमारी है जो बढ़ रही है। और अगर मरीज समझदार हो और उसको बगल में कोई गिल्टी महसूस करे, फिर वो फौरन आते हैं कि भाई ये बगल में भी अब महसूस हो रहा है। तो इसको इनिशिएट होने से लेके इसकी सिवियर फॉर्म तक जाने में कितना ड्यूरेशन चाहिए होता है इसको? बेसिकली आई थिंक इसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं गिल्टी बनने और फैलने में। लेकिन कई काफ़ी शिद्दत से फैलने वाले कैंसर्स होते हैं, वो जल्दी भी फैल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो इसकी ट्रीटमेंट के स्टेजेस भी वही होंगी जिस तरह से बाकी कैंसर्स ट्रीट आउट किए जाते हैं, और अगर डिफरेंसेस हैं कहीं ट्रीटमेंट के अंदर तो वो क्या डिफरेंसेस हैं? बेसिकली जो कॉमन चीज़ें तो वही हैं जो दूसरे कैंसर्स में हैं। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में ये होता है कि चूंकि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा
हेल्थ की तरफ इतनी इंट्यून नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे देहात में। शहर में तो फिर बहुत अवेयरनेस है। जो हमारी पॉपुलेशन देहात में है वो इस मर्ज को और अपनी गिल्टी को, अपनी बीमारी को छुपाती हैं इनिशियली, और वो एक सोशल टैबूज भी आ जाते हैं। उनको ना बहुत पहले ना उनको कन्विंस करना पड़ता है अपने आप को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी को लोकल दाई को या किसी नर्स से बात करते हैं, फिर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वो जो टाइम पीरियड है ना वो क्रूशियल है कि अगर वो जल्दी पहुंच जाएं अपनी करीबी डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में एक्सरे करा लें, मेमोग्राम करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, किसी तरह ट्रैक के ऊपर आ जाएं। जब वो डायग्नोसिस के ट्रैक पे चढ़ते हैं, फिर स्टेजिंग का ट्रैक है और आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट पे। इस टाइम पीरियड को किसी तरह हमें शॉर्ट करना है, चाहे हम अवेयरनेस कैंपेन्स करें, उनको ब्रोशर बांटें, उनको किसी तरह टीवी पे इश्तिहार दें। जहाँ पे हम लोग बात करें कि देहाती ख़वातीन जो है वो ये प्रोसेस लंबा कर देती हैं, अवेयरनेस नहीं है, सोर्सेज नहीं है, कुछ और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। हमारे पास एक अर्बन लाइफ है, एक हमारे पास रूरल लाइफ है, शहरी लोग, देहाती लोग। शहरी लोगों के पास सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सपोजर टू सम ऐसी चीज़ें कि जो कैंसर जैसी चीज़ों को बढ़ा रही हैं, एक्सपोजर भी ज़्यादा है। रूरल लाइफ में चले जाएं, देहाती लाइफ में, वहाँ पे सोर्सेज तो कम है, लेकिन फिर भी कदरे अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें तो ज़िंदगी वहाँ पर थोड़ी सादा कंसीडर की जाती है। तो क्या ये वाले फैक्टर्स कैंसर के पेरेंट्स में होने में असर रखते हैं? बहुत अच्छा आपने एक चीज़ एक्सप्लेन की है। एक्चुअली हमारी ज़्यादातर जो रिसर्च और ज़्यादा एक्सपोजर है वो शहरों में पोल्यूशन, स्ट्रेस और डाइटरी जो है ना हैबिट्स के ऊपर फ़र्क है, एक्सरसाइज के ऊपर। देहात में ख़वातीन सादा खुराक लेती हैं, आपने सही कहा, और उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम है, उनकी वर्किंग भी उस तरह से ज़्यादा है, लेकिन उनको उस तरह ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जैसे शहर में कम्यूट है, धुआं है, आपने ट्रैफिक में भी फंसना है, काम पे भी जाना है, बच्चों को भी देखना है, तो वो बहुत ज़्यादा एक टफ रूटीन है। लेकिन जो दूसरी बात ये है कि अब हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं और जो फास्ट हमारी लाइफ का पेस है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के सब्जियां अच्छी तरह धोएं, फल धोएं और खाएं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं। जी, हम ऑन द वे कोई क्विक बर्गर, कोई क्विक चीज़ पकड़ी और हम काम पे जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा ना जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, और हमारी एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। हम जो है ना बहुत ही प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ जा रहे हैं, जो केमिकल्स का भी, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्तजाज है और जिनके अंदर कलर्स भी डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि उनको 6-6 महीने डब्बों में उस खुराक को ठीक रख रहे हैं। अब जब उन केमिकल्स के साथ वो जो भी फूड है, जो चिकन है, जो भी पड़ा हुआ है, और हम उसको 6 महीने बाद तक वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई थिंक कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हेल्थ के ऊपर असर तो करेगा करती है, और वो मेजरली बुरा ही असर डालता है। डॉक्टर साहब, अब कैंसर हो गया एक बंदे को, एक खातून को, और अब वो जो है उसको डायग्नोज भी करवा चुकी हैं। अब उसके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना कितना इम्पॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ, और क्या ये इनहेरिटेड भी होता है टू सम एक्सटेंट, और अगर इनहेरिटेड होता है तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए इसके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना कितना इम्पॉर्टेंट होता है? अच्छा, आपका ना क्वेश्चन बहुत लोडेड है, इसमें 5-6 चीज़ें हैं। तो नंबर 1 तो जो आपने बताया कि जब एक दफ़ा तशखीस हो गई और इलाज शुरू हो गया, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ी जाए, गिल्टी पकड़ी जाए, अगर हम ऑपरेशन करके उस हिस्से को निकाल दें, तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी बीमारी वहीं पे ही रुक जाएगी, उनको इससे आगे ट्रीटमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका हेल्थ बर्डन कम हो जाएगा। अब कीमो की तरफ फिर नहीं जाना पड़ेगा, मेडिसिन बीमारी की तरफ लोकलाइज्ड है, इलाज भी लोकलाइज्ड होगा। जहां बीमारी फैली हुई होगी, इलाज भी सिस्टेमिक होगा। रेडिएशंस और कीमो जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ द ट्रीटमेंट की तरफ आता है। देखें, रेडिएशन भी लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट में आती है, सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन, लेकिन जो टैबलेट्स हैं या टीके हैं वो सिस्टेमिक हैं, वो पूरे जिस्म को अफेक्ट करते हैं। जब कैंसर अपनी ब्रेस्ट से निकल के दूसरी जगहों पे चला गया तो उसके पीछे हमें फिर दवाई भी पहुंचानी पड़ेगी वहाँ, इसलिए सिस्टेमिक ट्रीटमेंट आ जाती है जिसमें टीके हैं और टैबलेट्स हैं। दूसरा एलिमेंट आपने बताया था इनहेरिटेड, वो एक कुछ फैमिलीज हैं जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा एग्रेसिव होता है और जल्दी एज में आ जाता है, और उन्हीं पेशेंट्स के, उन्हीं रिलेटिव्स में ओवरीज का कैंसर और यूट्रस का कैंसर भी होता है। ऐसी 2 म्यूटेशंस हैं जिनके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, एक BRCA1 और BRCA2,
ये ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएटेड जीन्स हैं, अगर ये जेनेटिक म्यूटेशन हो तो उन पेशेंट्स को कैंसर अर्ली नज़र आता है, अर्ली हो जाता है और अग्रेसिव होता है, और उन्हीं के अंदर ओवरीज और यूट्रस का कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये अगर जेनेटिक्स का फैक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, तो कौन सी ऐसी एज होती है जहाँ से हमें स्क्रीनिंग का प्रोसेस बच्चियों का खास तौर पर स्टार्ट कराना चाहिए? हाई स्कूल, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, क्या एज होनी चाहिए? जो जनरली जो इसका असूल है कि आपके फैमिली में आपकी अम्मी को अगर कैंसर था, फर्ज करें 40 साल की एज में, उससे -10 पे शुरू होती है स्क्रीनिंग। अगर आपकी वालदा को 40 साल की एज में था तो आपको 30 ईयर्स से स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और जो हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, जो कि कह लें आपके BRCA1 BRCA2 लिंक्ड हैं, वो उन कैंसर्स को मेमोग्राम से पिक नहीं किया जाता। कभी कभार उसके लिए हमें MRI कराने पड़ते हैं, जो कि एक एडवांस लेवल का टेस्ट है। वो कैंसर्स जो हैं कभी कभार इस पे नहीं नज़र आते जो मेमोग्राम है। मेमोग्राम में जो यंग एज में चूंकि डेंस ब्रेस्ट होता है वो मिस हो जाती, जो MRI है वो उसकी बेहतर रेजोल्यूशन पिक कर लेता है, इसलिए हमें उनको उसके मुताबिक डील करना पड़ता है। और फिर ऐसे ही फैमिलीज, ऐसी पेशेंट्स में ओवरीज और यूट्रस का कैंसर भी है, और उनके भाइयों में भी प्रोस्टेट का, और उनके फैमिलीज में मर्दों को भी और ट्यूमर्स होते हैं, तो फिर उन सब की स्क्रीनिंग और उनको साथ चलाना पड़ता है। डॉक्टर, कंपेयरिंग द लाइफ ऑफ टुडे और आज से कुछ साल पहले की लाइफ अगर हम कंपेयर करें तो इसका रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इसमें प्रोवोक भी कर रहे हैं। लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, द आइडियलाइज्ड लाइफस्टाइल, जो कि इन सारी चीज़ों से कैंसरस से जो कैंसरस एलिमेंट्स होते हैं, या ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए ब्रेस्ट कैंसर से हम लोग थोड़ा सा प्रिवेंट आउट कर सकें? हमारी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशंस क्या आनी चाहिए, हमें क्या क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? इसमें जो कॉमन चीज़ है वो तो ये कि जो हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा स्ट्रेस कम हो और खुराक सिंपल हो। हम वेजिटेबल्स भी लें, फल भी लें, और प्रोसेस्ड मीट्स कम हो, और साथ हमारी कुछ रेगुलर एक्सरसाइज हो ताकि जो हम कैलोरीज लेते हैं वो बर्न भी हो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि जैसे रेडिएशन का एक्सपोजर है, इस तरह है। दूसरा एक हार्मोन्स का एक्सपोजर भी है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, हार्मोनल पिल्स हैं, वो जो हैं वो उनके साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव कैंसर्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो हार्मोन्स के एक्सपोजर से बढ़ जाते हैं, तो उनको जो है ना आर्टिफिशियल जैसे हम पिल्स लेते हैं वो हमें कम करनी होती है। मतलब हम लोग कोई भी दवाई उठ के इस तरह से ले लेते हैं, एज एन सोर्स ऑफ कैल्शियम कह देते हैं, मैग्नीशियम कह देते हैं, एक दफ़ा उस मामले में भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज कोई भी मेडिसिन जो है वो आपकी जो सेहत है उसको अफेक्ट कर सकती है, अच्छे तरीके से भी कर सकती है और बुरे तरीके से भी कर सकती है। तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना चाहिए, और इस मर्ज़ से जितना बचा जा सकता है उतना बचा जाए, और बच्चियों को ख़ास तौर पर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑफ ऑल द सिम्टम्स दैट यू टोल्ड अस, और इससे जितना हो सकता है हमें प्रिवेंट करना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।